प्रदेश है उसमें नागरिकों का एक नया वर्ग चिन्हित किया जाएगा जिनको वहां का स्थायी नागरिक डोमिसाइल सिटीजन माना जाएगा। और वो ऐसे लोग होंगे जो वहां 15 साल से लगातार रह रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, ये 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन 31 मार्च को ये नोटिफिकेशन 2020 31 मार्च 2020 31 मार्च 2020 को भारत का गृह मंत्रालय ये नोटिफिकेशन निकालता है, गजेटेड नोटिफिकेशन जी, कि जो 15 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं वही जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक माने जाएंगे। मेरे पास ये 45 पेज की नोटिफिकेशन है। क्या भारत के किसी अन्य राज्य के लिए ऐसी प्रावधान या ऐसी प्रक्रिया कभी की गई है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं है कि डोमिसाइल का प्रावधान देश में और कहीं नहीं है या पहले नहीं कहीं रहा। मैं आपको उदाहरण दूं तो जो सीमावर्ती राज्य है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का, पंजाब, वहां अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने जाना चाहें तो आपके लिए साल भर का रहने की भी वहां पे अनिवार्यता नहीं है। 0 इयर्स का डोमिसाइल है। अगर किसी राजकीय आवश्यकता में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है तो आप वहाँ के स्थानीय सरकारी अधिकारी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, तहसीलदार हो, जो भी नियुक्त हो, उसको अपने रहने के स्थान का प्रमाण पत्र कुछ दे दें, बिजली का बिल दे दें, टेलीफोन का बिल दे दें, बैंक का अपना एड्रेस पासबुक में दिखा दें जिसमें वो दर्ज हो, राशन कार्ड हो। मतलब ये स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट कैन डिसाइड अबाउट द डोमिसाइल। जी हाँ, जी हाँ। तो पंजाब में 0 इयर्स का है, लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में तो वो तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो फिर केंद्र का, तो वहां ये स्टेट सब्जेक्ट नहीं रहता। हाँ, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड क्योंकि वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम यूनियन टेरिटरी और स्टेट के पचड़े से बाहर भी आए तो देखें कि देश भर में और कहाँ कहाँ डोमिसाइल है। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा, पंजाब में 0 इयर्स का है। इसी तरह नया राज्य बना है तेलंगाना, 0 इयर्स का है। एक राज्य है मेघालय नॉर्थ ईस्ट में, 0 इयर्स का डोमिसाइल है। अगर आप दिल्ली देखें, यूपी और बिहार देखें तो इन 3 राज्यों में 3 साल का डोमिसाइल है। 3 साल से कम में नहीं मिलता है। अगर आप कर्नाटका, तमिलनाडु देखें तो 5 साल का है। आंध्र प्रदेश में शायद 6 साल का है। उड़ीसा में सिर्फ 1 साल का है। तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में शायद 10 साल का है। लेकिन वह जम्मू कश्मीर जहां 370 की किलेबंदी थी, जिसको लांघ करके जाना शेष देश के नागरिकों के लिए 70 साल असंभव था। बिल्कुल। और जिसकी खुशी मनाई गई थी कि वो हट गया है, तो अब हम कभी भी देश के अपने उस हिस्से में जा सकते हैं, रह सकते हैं और नागरिक अधिकार को हासिल कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आप कुछ महीनों के अंदर ही ये व्यवधान हटाने के बाद 15 साल की एक लंबी दीवार खड़ी कर दें, ये पचता नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसको ये कह सकते हैं कि बैक डोर से आपने 370 के प्रावधानों को वापस एंट्री करना शुरू कर दिया है, जहां आपने एक तरीके से पूरे राष्ट्र के नागरिकों को लड्डू दिखाकर और उस लड्डू को वापस उठाकर रख दिया गया। मतलब खाने नहीं दिया गया, सिर्फ दिखाया गया। जी, वाहवाही लूटी गई, तालियां बटोरी गई, शाबाशी ली गई और लड्डू को वापस अपनी जेब में डाल लिया। लड्डू को जिहाद के हवाले कर दिया। जिहाद के हवाले कर दिया। जिस लड्डू को उसके जबड़े से खींच के निकाला था और कहा था देखिए हम कितने बहादुर हैं, देखिए हमारा साहस देखिए, उसको फिर चुपके से उसी की हथेली पे रख दिया गया। और ये कहा गया कि अब देश के नागरिक वहां पर जा करके, अच्छा, डोमिसाइल के अंदर पहले 31 मार्च को ये एक आश्वासन दिया गया डोमिसाइल नागरिकों को कि ऐसे नागरिकों को वहां लेवल 4 के जो नौकरियां हैं उस पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगी। यानी बाहर से आने वाला कम से कम वो नौकरियां उनसे नहीं ले पाएगा।
हाँ, वो उससे ऊपर के रैंक्स में वो आ सकता है। लेकिन अभी 72 घंटे भी नहीं निकले थे हाँ और ये लॉकडाउन चल रहा है। हाँ एक फ्रेश नोटिफिकेशन आता है 4 अप्रैल को, हाँ। जिसमें कहा जाता है कि नहीं, लेवल 4 नहीं, सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा। मतलब नौकरियों का जो अधिकार सारे भारत के नागरिक ये मान रहे थे कि अब हमें भी जम्मू कश्मीर में मिल सकती हैं, उसको भी रोक दिया गया जी इस नई नोटिफिकेशन के माध्यम से। जी 370 का एक और जी एक्ट इन्होंने फिर से एंटर कर दिया। जी जी। और ये 72 घंटे के अंदर, 72 मतलब घंटे। अभी देखिए, उस ये जो आप गैजेटेड नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे, आप तो स्वयं वकालत करते हैं, एक वकील के लिए ये शायद सुविधाजनक हो, क्योंकि वो एक कानूनी भाषा है, लीगल लैंग्वेज है, उसकी पेचीदगियां हैं, उसके अर्थ निकाले जाते हैं, तो उसको अभी शायद आम स्तर पर ठीक से समझा भी नहीं गया होगा, और फिर समझ के किसी को समझाने की फुर्सत भी नहीं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। बिल्कुल। उसके लिए कोई सामाजिक व्यापक चर्चा नहीं, कोई विमर्श नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ छपना छपाना नहीं। वो नोटिफिकेशन जो गृह मंत्रालय के माध्यम से वहां गई, उसको वहां राज्यपाल ने जारी किया? नहीं, यहाँ केंद्र सरकार ने जारी किया। केंद्र सरकार से यहाँ के गृह मंत्रालय ने जारी किया, और उसका जो अमेंडमेंट था 3 दिन बाद 4 अप्रैल को, वो भी गृह मंत्रालय ने ही जारी किया। तो यानी कोई फोन पर निर्देश दे रहा है कि आप इसको ऐसे नहीं, ऐसे कीजिए, ये कैसे छूट गया, वो कैसे रह गया। और उस गैजेटेड, देखिए गैजेटेड नोटिफिकेशन की अपनी एक गंभीरता होती है, बिल्कुल, उसका एक स्तर और मान्यता, वो सरकारी दस्तावेज है। और कोई चीज जब गैजेटेड नोटिफिकेशन के थ्रू आती है तो उसका एक महत्व भी है। बिल्कुल ठीक है। आप उसको बहुत सोच समझ कर जारी करते हैं। हाँ। और उसके बाद फिर तुरंत अमेंडमेंट भी जो है, हाँ। उसकी संभावना नहीं होनी चाहिए। वो बहुत बड़ी गलती है, वो कबूलना पड़ता है कि हमसे गलती हो गई, हम सुधार कर रहे हैं। तो इसके लिए भी, लेकिन जो चीज आनन फानन में करनी हो, किसी के निर्देशों पे करनी हो, आपका गृह मंत्रालय एक क्लर्क की भूमिका, एक स्टेनोग्राफर की भूमिका में आ जाए और कश्मीर से फोन करके आपको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि ये नोटिफिकेशन जारी कीजिए और अब इसका अमेंडमेंट जारी कीजिए, और आप उसे सरमाथे कबूल कर करते रहें। क्या लगता है ये जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, कौन लोग थे जिन्होंने ये निर्देश दिए? अब ये आपके और मेरे अटकल का ही विषय हो सकता है, लेकिन मैं ये मानना चाहूंगा कि जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं वही ऐसा करेंगे। जिनके साथ गुप्त वार्ताएं चल रही हैं, जो 370 को छेड़ने वालों के विषय में कहते थे कि पूरे देश में आग लग जाएगी, ये वही लोग हो सकते हैं। स्वाभाविक है। जिनके साथ आप वार्ताएं कर रहे हैं, जिनको आप न जाने क्या क्या वादे करके बाहर लाए हैं, और जो आपको सार्वजनिक रूप से टोकने डांटने लगे हैं, जिनके साथ आप 2-2, 2.5 घंटे बैठकर फोटो खिंचाकर दुनिया में बंटवा रहे हैं, लाजिम है वही होंगे, और कौन होगा। तो ये हुआ। और मैं एक चीज बीच में भूल गया, वो जो 8 फरवरी को पार्टी बनी थी और 13 फरवरी को यहाँ प्रधानमंत्री से और 14 फरवरी को हमारे गृह मंत्री से मिली थी। इस बीच में कश्मीर में वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने पंचायत चुनावों की घोषणा की 10 फरवरी को। 13, 15 और 17 फरवरी को उसकी विस्तृत जानकारी के इस दिन नामांकन भरिए, इस दिन नामांकन विड्रॉ कीजिए, इस दिन स्क्रूटनी होगी, इस दिन वोट पड़ेंगे, इस दिन गिनती होगी, उसकी जो सूचनाएं जाती हैं। 10 फरवरी को चुनावों की घोषणा हुई और 13, 15 और 17 फरवरी को उसकी विस्तृत जानकारियों की फिर से सार्वजनिक घोषणा हुई। लेकिन 18 फरवरी को, और आपको याद दिलाऊं मैं, 12 फरवरी को फारूक अब्दुल्ला के साथ गुप्त वार्ता हुई, 13 फरवरी को प्रधानमंत्री मिले, 14 फरवरी को गृह मंत्री मिले। ये घोषणाएं चल रही हैं तब तक प्रशासन की तरफ से। 18 फरवरी को वो चुनाव रद्द कर दिए गए। मतलब उस मीटिंग का परिणाम, अब ये 2 + 2 4 आप और मैं ही लगा सकते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये गणित आप ही को मुझे ही लगाना पड़ेगा। लेकिन ये घटनाएं घट रही हैं।
बिल्कुल ठीक है। और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि इस समय के प्रवाह में कब कहाँ क्या हो रहा है, और उनको जोड़ करके देखते हैं तो आपको लगेगा कि कैसा चित्र उभर रहा है, और फिर उसको ध्यान में रखकर आपको निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता है कि हमारी सरकार इन विषयों के ऊपर कहाँ खड़ी है, इन निर्णयों के निर्वाह में क्या कर रही है, और जो औपचारिक घोषणाएं 5 अगस्त को हुई, 6 अगस्त को हुई, जिस पर हमारे महामहिम राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, जिसके क्रियान्वयन का काम जम्मू कश्मीर में कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने नहीं, सालों चलने वाला है, क्योंकि 70 साल तक इन प्रावधानों के प्रश्रय में जिहाद ने जो शिकंजा कसा है वो इतना गहरा है कि वहां की नौकरशाही पर, वहां की शिक्षा व्यवस्था पर, वहां के उच्च संस्थानों पर, वहां की पुलिस पर, वहां की निचली न्यायपालिका पर, वहां के मीडिया पर, वहां की जो सिविल सोसाइटी है उस पर इतने गहरा और इतना कसा हुआ है कि उसको ढीला करने में, उसमें लोगों को पहचान कर एक एक कर उखाड़ बाहर करने में समय लगेगा, धैर्य लगेगा। हम सब इस अपेक्षा में, इस प्रतीक्षा में थे कि यह प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे कितनी लंबी चले। इस देश को जैसे माइन किया हुआ एरिया है, उसकी डीमाइनिंग होती है, तो उसको बहुत तरीके से, बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से किया जाता है। कश्मीर की अब डीमाइनिंग होगी। ऐसा लग रहा था कि ये प्रक्रिया शुरू हो गई है, होगी, होनी चाहिए, क्योंकि ये स्वाभाविक था, ये दूसरा चरण था। आप युद्ध की घोषणा करते हैं तो उसके बाद युद्ध को उतरते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके युद्ध की घोषणा आपके शत्रु को सचेत करती है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर आप युद्ध पे ना उतरें और शत्रु जो है वो आपकी तरफ बढ़ जाए, तो फिर आप अपनी पहल का जो एक एडवांटेज है वो खो देते हैं। एक कदम आगे बढ़कर 2 कदम पीछे हटना, इसे कह सकते हैं। ऐसा लगता है इस कालखंड में जो निर्णय हुए, इस कालखंड में जो आपकी ओर से कदम उठाए गए, इस कालखंड में आप जो करते हुए दिखे और जिन कामों को छुपाते हुए दिखे, उससे तो केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि आप फिर से उन्हीं लोगों का दिल जीतने में लगे हुए हैं जिन पर आपने गंभीर और जघन्य आरोप लगाए। ये मार्च की लॉकडाउन की घटनाएं हैं। अपराधियों को पुरस्कार देने की प्रक्रिया उस समय शुरू हो गई। आज हम 2021 में आ गए हैं, लॉकडाउन लंबा चला गया है। क्या मेन मीडिया जिसको कहते हैं, जो भारत में इन खबरों को दिखाता है, क्या उसने कोई चर्चा इस पर की? देखिए, अभी तक तो मुझे ये कहीं दिखाई नहीं पड़ा। मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा और वो छपा भी, बटा भी, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़ पोर्टल में जाके छपा। अब कश्मीर 2 खेमों में बटा है। एक खेमा वो है जो इस सरकार के विरुद्ध है, इस देश के विरुद्ध है, हमारे लोकतंत्र, हमारी व्यवस्था के विरुद्ध है, और उन निर्णयों के विरुद्ध है जो 5 और 6 अगस्त को लिए गए। दूसरा खेमा वो है जो इस सरकार के पक्ष में है, उन निर्णयों के पक्ष में है, इस देश के पक्ष में है, और उन्हें ये आश्वस्ति है कि इस देश की सरकार जो कर रही है वो देश के हित में है, सब कुछ ठीक है। हमारी बात जो है इन दोनों पक्षों के बीच की है ना, ना उस पक्ष की है, ना उसको अच्छी लगती है, ना इसको अच्छी लगती है। स्वाभाविक है कि ऐसे सच्चाइयों को स्थान नहीं मिल पाता है। अब हम सच्चाई के पुजारी हैं, सच्चाई के पीछे काम करते हैं। यहाँ तक तो काफ़ी क्लैरिफाई हो गई हैं चीज़ें। भविष्य की सरकार की कार्रवाइयों को और उनके जो रिजल्ट्स आने हैं उनको लेकर आपके साथ चर्चाओं में बने रहेंगे। इसी के साथ मैं आज का जो ये चर्चा सत्र है ख़त्म करता हूँ।
आपका धन्यवाद। आपने बड़ी ही स्वागत। महत्वपूर्ण जानकारियाँ बहुत बहुत स्वागत। हमारे दर्शकों को दी हैं। हमारे दर्शक इन जानकारियों को समझकर, सुनकर कश्मीर में क्या चल रहा है उस विषय पर विचार कीजिए। मैं सिर्फ विचार के लिए कह रहा हूँ, निर्णय नहीं करना है, लेकिन विचार जरूर कीजिए। ये विचारणीय विषय हैं। ना सरकार से द्वेष है, ना देशद्रोहियों को माफ़ करने का इरादा है, लेकिन विचारणीय विषय पर विचारशील लोगों को विचार करना ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत।